उसने पहली पूंछ की ताकत का इस्तेमाल हवा में अपना रास्ता बनाने के लिए किया और दूसरी पूंछ को चकमा दिया जो उसकी गर्दन से थोड़ा आगे निकल गई थी। तभी उसने अपनी नजर दूसरी पूंछ पर डालने की कोशिश की जो पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। उसे पता चल गया, उसके बाएं और दाएं दोनों तरफ से दो अलग अलग पूंछें आ रही थी और अगर वे उससे टकराती तो बहुत नुकसान होता। भाड़ में जाए। ऑरोरा ब्लेज ने हताशा में एक ऐसा घूंसा मारा जो अग्नि तत्व से लिपटा हुआ था और उसने अपनी कमर पर निशाना साधते हुए प्रत्येक पूंछ पर प्रहार किया, जिससे उसके कवच के पीछे के भाग पर लगे रूनों में आग लग गई। तुम्हारी पूंछें देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया था कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने से पहले मुझे गुस्से में आना होगा। ऑरोरा ने ये बात तब कही जब उसने अपने मार्शल बूटों के नीचे अधिक अग्नि ऊर्जा प्रज्वलित करके अपनी गति को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक बूस्टर पर सवार थी। फ्लैश स्लैश प्लस ज्वलंत तलवार। ऑरोरा ने तुरंत एक मार्शल कौशल को एक तत्व कौशल के साथ मिला दिया और दोनों को एक साथ मिला दिया और अपने हमले की शक्ति को दूसरे स्तर पर ले आई, क्योंकि क्यूई से बनी तलवार आग से ढकी हुई थी जिससे ये एक ज्वलंत तलवार की तरह लग रही थी और ये सीधे उसके हाथों में गिर गई और उसने आंखों पर पट्टी बांधे ड्रैगोनाइक पर सीधा वार किया, जो बस वहीं खड़ा रहा जहां वह था। हवा में न हिला न उड़ा, बस अपनी पूंछ से हमला करने दिया। लेकिन जब ज्वाला तलवार की लहर उसके करीब पहुंची और उसने देखा कि ऑरोरा रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो वो मुस्कुराया, क्योंकि अचानक उसकी पीठ से एक हड्डीदार पंख चटकने की आवाज के साथ फूट पड़ा, जिससे सभी को पता चल गया कि उन्हें बाहर निकालने में बहुत दर्द हो सकता है। वे चमगादड़ के पंखों की तरह बड़े थे और उसकी पूंछ को छोड़कर उसके पूरे शरीर को ढके हुए थे। और जिस हमले पर ऑरोरा को इतना गर्व था कि उसने एक टियर 9 को भी मार डाला, उसे उसने इतनी आसानी से रोक दिया, यहां तक कि पंखों पर कोई खरोंच भी नहीं आने दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहूंगा, लेकिन आपने मेरी रुचि इतनी बढ़ा दी कि मैं जानना चाहता हूं कि आप वास्तव में कैसे दिखते हैं। आंखों पर पट्टी बांधे ड्रैगोनाइक ने कहा और उसने चुपचाप अपनी आंखों पर से पट्टी हटा दी, जबकि उसका पंख अभी भी वहां बढ़े हुए अवस्था में था। वे एक पिल्ला की पूंछ की तरह फड़फड़ा रहे थे। जिस क्षण आंखों की पट्टी हटाई गई और ड्रैगोनाइक ने अपनी आंखें खोली, ऑरोरा को लगा कि वो खो गई है, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत आंखें थी जिन्हें उसने कभी देखा था। ऐसा लगता है कि इसमें हर रंग मौजूद है और ड्रैगोनाइक के चारों ओर का स्थान थोड़ा सा टूटता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ड्रैगोनाइक की आंखें उसके चारों ओर की रोशनी और रंगों को निगलती हुई प्रतीत होती है। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं, ब्लेज कबीले की महिला। ड्रैगोनाइक ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधने से पहले तारीफ की। तुम्हारी आंखों में क्या है? ऑरोरा ने उन खूबसूरत आंखों को देखकर हैरान होकर पूछा। उसे लगा कि अगर उसने इन्हें लंबे समय तक खुला छोड़ दिया होता तो ये उसकी आत्मा चुरा लेती। ओह, जब ड्रैगोनाइक उच्च स्तरीय चरण से गुजरता है, जो कि टियर 7 क्षेत्र है, तो विकसित होता है और एक विशेष शक्ति को अनलॉक करता है जो कि उनके शरीर से संबंधित है। लेकिन आप मेरे मामले में देखें, जब मैंने टियर 7 योद्धा क्षेत्र में प्रवेश किया, तो मैंने अपने शरीर के 2 अलग अलग हिस्सों में 2 अलग अलग सुपर शक्तियों को जागृत किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला मेरी पूंछ है जो अनगिनत युद्धों के वर्षों के बाद विकसित हुई है, लेकिन दूसरे में बहुत अधिक शक्ति थी। ये मेरी आंखों में हुआ और मैं वास्तव में इसे नियंत्रित नहीं कर सका, जिससे हर बार जब मैं अपनी आंखें खोलता था तो मेरी ऊर्जा समाप्त हो जाती थी। तब से मैंने हमेशा अपनी आंखों को ढकने की कोशिश की है और आंखों का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि उनमें भी मुझसे कमतर जाति के लोगों को लुभाने की शक्ति थी। मेरे कबीले के बुजुर्ग इसे आकर्षक ड्रैगन की ड्रैगन आंखें कहते हैं, ये दावा करते हुए कि ये सबसे शक्तिशाली ड्रैगन आंखों में से एक है और मेरे जैसे संकर पर कभी नहीं दिखाई देनी चाहिए थी। और इस तरह मैंने आंशिक रूप से अपना जीवन अंधेरे में जीना शुरू कर दिया, क्योंकि भले ही मेरे पास शक्तिशाली आंखें थी, मैं इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। ड्रैगोनाइक ने आह भरते हुए समझाया। अब बहुत हो गई बातें। जो कुछ भी तुम्हारे पास है
उसे लेकर मेरे साथ आओ, ड्रैगोनाइक ने कहा। जैसे ही सभी 9 पूंछें एक साथ जुड़ गई, एक बड़ी और नुकीली पूंछ बन गई जो अविश्वसनीय रूप से खतरनाक लग रही थी। और ऑरोरा की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे हमेशा मेरी प्रतिभा के कारण मेरी जाति के विशेषज्ञों के बीच प्रतिभाशाली कहा जाता है। मेरे जैसे अन्य लोग भी हैं, लेकिन उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया गया क्योंकि जाति के बीच आपसी लड़ाई निषिद्ध थी। इसलिए मानव प्रतिभा मुझे वो शक्ति दिखाए जिस पर आप जादूगरों को गर्व है। तुम्हारा नाम क्या है? ऑरोरा ने पूछा। वाह, बहुत समय हो गया किसी ने मुझसे ये पूछा था। अच्छा, अगर आपको जानना चाहिए तो मेरा नाम हैड्रियल ड्रैगनबोन है, आंखों पर पट्टी बांधे ड्रैगन ने उत्तर दिया। यद्यपि उसका नाम और प्रथम टियर 8 ऑरोरा का उपनाम एक ही था, फिर भी उसे लगा कि उनके अर्थ अलग अलग हैं, क्योंकि हैड्रियल अपने नाम को गर्व के साथ पुकारता था, जिससे उसका नाम कुछ हद तक दबंग लगता था। बिना समय बर्बाद किए वो हवा में ही उस पर झपटी। उसके कवच से विभिन्न रून प्रकाशित हो रहे थे, जिससे वो पुनः सशक्त हो गई। यद्यपि कवच उसकी शक्ति को टियर 9 पुल तक बढ़ा सकता है, लेकिन हैड्रियल जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ जो टियर 9 क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है, उसकी शक्ति उतनी खतरनाक नहीं थी। उसने थूका और आग का एक गोला उसके मुंह से निकलकर सीधे उसकी पूंछ पर आ गया, जो कवच की तरह उसके चारों ओर लिपट गई। और जब ऑरोरा करीब आई तो उसने अपनी पूंछ को चाबुक की तरह घुमाया। उसे हवा में पीछे की ओर झटका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना संतुलन खो बैठी है। वो लगातार मुड़ रही है, वो कुछ मीटर पीछे उड़ रही है, अपने आप को रोक नहीं पा रही है। उसने देखा भी नहीं कि पूंछ उससे टकराई है। ये उसकी प्रतिक्रिया की गति से अधिक था। उस हमले की गति ने उसके हर उस गुण को तोड़ दिया जिस पर उसे गर्व था। हालांकि उसके कवच ने उसकी रक्षा की थी और अधिकांश क्षति को झेला था, फिर भी उसके अंदर का हिस्सा प्रहार के प्रभाव से हिल रहा था, क्योंकि पूंछ अब और भी भयावह हो गई थी। सिर्फ एक प्रहार ने उसके आंतरिक अंगों को हिलाने के लिए पर्याप्त आघात तरंग उत्पन्न की थी। जैसे ही उसे अंततः इतनी शक्ति मिली कि वह स्वयं को हवा में तैरने से रोक सके, उसने अपने सामने किसी को देखा, लेकिन वह अभी भी केवल अपनी दोनों भुजाओं को सामने की ओर मोड़ सकती थी, क्योंकि एक जलती हुई पूंछ उसे फिर से कोड़े मार रही थी। जैसा कि हैड्रियल उसका इंतजार कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसे उम्मीद थी कि वह वहां रुक पाएगी। और इस बार जब वह आखिरकार रुकी तो उसके मुंह से खून निकला। वो इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन दोनों के वार ने उसे उन दोनों के बीच के अंतर का एहसास करा दिया था। हैड्रियल गंभीरता से लड़ भी नहीं रहा था और केवल उसकी सीमाओं का परीक्षण कर रहा था, और फिर भी वो कम से कम एक बार भी जवाबी हमला नहीं कर सकी। जब उसने गुस्से में एक बड़ा आग का गोला बनाने की कोशिश की तो वो शर्मिंदा हो गई। वो उसके बगल में प्रकट हुआ और पूंछ ने आग के गोले पर वार किया और वो नष्ट हो गया, और उसने अपनी पूंछ से उसके सिर पर थपथपाया जिससे वह भी बेहोश हो गई। जब तक ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई, उसने केवल अपनी पूंछ का उपयोग किया और हमेशा अपने दोनों हाथों को अपने पीछे रखा, जैसे एक वरिष्ठ अपने कनिष्ठ को पढ़ा रहा हो, सिवाय इसके कि वह अपनी आंखों पर से पट्टी हटा ले। काफी बोझिल है, लेकिन आपसे दोबारा लड़ना अच्छा रहेगा। हैड्रियल ने अपने जबड़े को छूते हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ टिप्पणी की। हालांकि शेष टियर 9 ड्रैगोनाइक को यह ठीक नहीं लगा कि वो इतने सारे लोगों की जान बख्श दे, लेकिन कोई भी नहीं चाहता था कि वह अपने पागलपन को जगाए, क्योंकि वो अपने सहयोगियों का ही वध कर सकता था। वो वहां की जाति के आपसी झगड़े के नियम का अपवाद था, क्योंकि उसने अतीत में कुछ लोगों को मार डाला था और उसे कभी दंडित नहीं किया गया। ठीक उसी तरह जैसे वहां की जातियों में 2 विशेष शक्तियों वाले कुछ अन्य प्रतिभाशाली लोग थे। तुम्हें अब बाहर आ जाना चाहिए। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तुम इतने समय तक छिपे रहे और अपने साथी मनुष्यों की मदद भी नहीं की, जबकि वे बेहोश हो रहे थे। हैड्रियल ने बादलों में कहीं देखते हुए कहा। आश्चर्य की बात यह है कि अन्य टियर 9 ड्रैगोनाइक भी आश्चर्यचकित थे। केवल वयस्क ब्लैक ड्रैगन आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसने गेट से तेजी से बाहर आने की पूरी कोशिश की। सच में मुझे परवाह नहीं है कि वे सभी मर जाते हैं।
मुझे जो काम दिया गया था वह ड्रैगन को मारने से पहले था और उसके खून और महत्वपूर्ण अंगों को निकालना था। ड्रैगनमीर कबीला इसके लिए बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव दे रहा है, जबकि ब्लेज कबीले ने यह सुनिश्चित किया कि इस गेट पर नजर रखने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे उनके उत्तराधिकारी अरोरा के जीवित बचे रहने पर नजर रखनी है और आपकी व्यापक प्रसिद्धि हेड्रियल, आंखों पर पट्टी बांधे प्रतिभाशाली, को देखते हुए मुझे यकीन था कि आप किसी को नहीं मारेंगे, तो मेरे लिए हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मुझे उस ड्रैगन का सिर चाहिए तो मुझे आप सभी को अपने रास्ते से हटाना होगा। बादल से एक आवाज बड़ी गंभीरता के साथ आई। टियर 9 ड्रैगोनैक्स गुस्से में थे क्योंकि एक जादूगर ने उनसे इस तरह बात की थी, लेकिन उन्होंने हेड्रियल को इससे निपटने की अनुमति दी और हेड्रियल ने जोर से हंसते हुए एक बिल्कुल अलग भाव दिखाया जो उसने पहले ऑरोरा का सामना करते समय दिखाया था। मुझे लगता है कि मेरे पास पूर्वज ब्लैक ड्रैगन के लिए समय खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हेड्रियल ने कहा। जैसे ही उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई, उसकी आंखें फिर से दिखाई देने लगी, लेकिन इस बार वे ड्रैगन की आंखों की तरह फटी हुई थी और अब उनमें वो सुंदरता नहीं थी जो वे चित्रित करती थी, बल्कि एक बहुत ही प्रभावशाली आभा थी, क्योंकि उसकी छाती और भुजाएं तुरंत रूनों में चमक उठीं। उसकी पूंछ तक, जिसने ये दर्शाया कि उसने अपनी जातिगत जन्मजात शक्तियों को कितनी अच्छी तरह से समझ लिया था और उसने लड़ाई को कितनी गंभीरता से लिया था, जिससे उसके सहकर्मी हैरान रह गए, क्योंकि कई वर्षों से उन्होंने उसे इतना गंभीर देखा था। हेड्रियल को अपने ही खून से लथपथ देखा जा सकता था क्योंकि वो हवा में लड़खड़ा रहा था, बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था। बाकी टियर 9 ड्रैगोनाइट जिन्होंने रहस्यमय जादूगर को रोकने के लिए उसे संघर्ष करते देखने के बाद लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया था, वे सभी मर गए। उन्होंने सोचा कि वे मदद करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे केवल रास्ते में आ गए क्योंकि जादूगरों के हाथों से एक वार ही उन्हें युद्ध में बेकार बना देता था। हेड्रियल ने उसके शरीर को देखा तो पाया कि उसके कुछ शल्क गिर रहे थे। उसके शरीर से सुनहरा रक्त टपक रहा था। उसका दाहिना पंख लगभग फट गया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया। अगर उनकी आंखों की क्षमता और उनकी विभिन्न जीवन रक्षक तकनीकें न होती तो वे बाकी ड्रैगोनाइट की तरह जमीन पर गिर पड़ते। क्यों? तुम्हें उन्हें क्यों मारना पड़ा? मैंने कमजोर जादूगरों को छोड़ दिया, जैसा कि एक योद्धा को करना चाहिए। ये एक योद्धा का सम्मान है कि उन लोगों को न तोड़ा जाए जो वापस नहीं लड़ सकते, लेकिन तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम आगे बढ़ गए और मेरी जाति के बीज को मार डाला। मैं तुमसे नफरत करता रहूंगा जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता। हेड्रियल दर्द से चिल्लाया। उसकी आंखों से खून के आंसू गिरते देखे जा सकते थे, जबकि उसने जादूगर की ओर इशारा किया जो उसके ऊपर हवा में हल्के से तैर रहा था। यह मेरी गलती नहीं है कि वे मर गए। वे सभी मानते थे कि वे मेरा सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत थे, भले ही वे सिर्फ टियर योद्धा थे। मैं आपको कुछ बता दूं कि स्टार मोनार्क दायरे से नीचे हर कोई चींटियों के अलावा कुछ नहीं है। तुम बस थोड़ी सी ताकतवर चींटी हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी नहीं। जब तुम स्टार मोनार्क दायरे में कदम रखोगी तो मुझसे बात करना। ओ रुको, हो सकता है कि अब तुम मर भी जाओ। मानव जादूगर ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, जैसे ही उसने अपना हाथ हवा में उठाया और उसके हाथों में एक भाला बन गया जो बहुत तेज गति से घूम रहा था। यह रंग में चांदी जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये ठोस हो, लेकिन साथ ही ये ऐसा एहसास दे रहा था कि ये तरल है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम उसे वास्तव में कैसे मारोगे। एक गहरी आवाज उन दोनों तक पहुंची और जिस क्षण हेड्रियल ने उन शब्दों को सुना, उसका शरीर खुशी से कांप उठा। उसने जो कुछ भी किया अंततः उसका फल मिला। हेड्रियल, टियर 8 और टियर 7 के बच्चों को घर वापस भेज दो और मेरा इंतजार करो। मैं इस अज्ञानी बच्चे को उपदेश देना चाहता हूं। काले ड्रैगन की आवाज बिना मुंह खोले ही युद्ध के मैदान में फिर से फैल गई। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मुझे बुद्ध का सम्राट कहा जाता है। मैं सेविले की राजधानी की रक्षा करने वाले स्टार सम्राटों में से एक हूं।
जादूगर ने अंततः अपना परिचय दिया और ड्रैगन ने उसकी ओर देखा और उसका क्रोध महसूस किया जा सकता था क्योंकि बुद्ध के सम्राट की ओर उसकी निगाहें शुद्ध हत्या के इरादे में बदल गई, जो उसके पीछे आकार लेती हुई प्रतीत होती है। ओह, मैं देख रहा हूं कि आप वह बालक हैं जिसे जल और धातु दोनों उच्च स्तरीय कुलों ने त्याग दिया था, ये दावा करते हुए कि आपको पैदा ही नहीं होना चाहिए था क्योंकि आपने कभी उनकी कोई शक्ति जागृत नहीं की। आपके बारे में सुना है और आपका बुद्ध तत्व जल और धातु दोनों तत्वों की शक्ति की नकल करने में सक्षम है, बिना दोनों तत्वों की कमजोरी के। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और कैसे प्राचीन ब्लेज कबीले और प्राचीन ड्रैगनमीर कबीले में किसी से मदद मिलने के बाद अंततः तुम्हारा पद बढ़ गया। और जब भी मैं प्राचीन ड्रैगनमीर कबीले से संबंधित किसी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वे हत्या के इरादे से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं यहां रहता था तब उन्होंने हमारी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए मेरे जैसे कई लोगों को मार डाला था। वे पाखंडी हमारी संकर संतानों से भी बदतर हैं, भले ही उनके पास चुराई हुई रक्त संबंधी शक्तियां हों। काले अजगर ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा और बिना किसी चेतावनी के बुद्ध के सम्राट की ओर एक बवंडर उत्पन्न हो गया। वो हमेशा सोचता था कि ड्रैगन हमेशा घमंडी प्राणी होते हैं और कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन यही तर्क एक काले ड्रैगन के बारे में नहीं कहा जा सकता है जो दूसरे आयाम में चला गया है, अपने सभी प्रकार के लोगों से बदला लेने की उम्मीद में जो एक बड़ी शक्ति के लिए मारे गए थे। बकवास। बुद्ध के सम्राट ने चिल्लाते हुए कहा कि वो बवंडर से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे विभिन्न बड़े वायु ब्लेडों से काटता हुआ पाया गया। हाइब्रिड टीयर मंत्र, मरकरी आर्मर। सम्राट ने जल्दी से अपने शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण किया जिसने उसे ढक दिया, जिससे वह एक बहादुर जनरल की तरह लग रहा था। बुद्ध तत्व से बने भाले के साथ और बुद्ध कवच पहनने के बाद उसकी आभा पूरी तरह से बदल गई और वो अंततः बवंडर के अंदर कई बड़े वायु ब्लेडों को पीछे हटाने में सक्षम हो गया, क्योंकि उसने इसे तोड़ दिया और बवंडर से बाहर आ गया। बकवास। हाइब्रिड टीयर मंत्र, मरकरी शील्ड्स। उसने तुरंत अपना सबसे बड़ा रक्षात्मक मंत्र इस्तेमाल किया और उसके सामने एक गोलाकार ढाल प्रकट हुई। हालांकि ये देखने में छोटी लग सकती थी, लेकिन इसका घनत्व और वजन दूसरे स्तर पर था। बुद्ध के सम्राट ने फिर से शाप दिया और देखा कि जब से उसने काले ड्रैगन का सामना किया था तब से वो शाप दे रहा था, और उसने फिर से इसलिए श्राप दिया क्योंकि एक बड़ी काली पूंछ उसकी ओर आ रही थी। हाइब्रिड टीयर मंत्र, मरकरी शील्ड्स। उसने तुरंत अपना सबसे बड़ा रक्षात्मक मंत्र इस्तेमाल किया और उसके सामने एक गोलाकार ढाल प्रकट हुई। हालांकि ये देखने में छोटी लग सकती थी, लेकिन इसका घनत्व और वजन दूसरे स्तर पर था। लेकिन जैसे ही पूंछ ने शील्ड को छुआ, उसकी गर्व भरी मुस्कान गायब हो गई क्योंकि वह टूट गई और पूरी तरह से टूटने के संकेत देने लगी। बुद्ध के सम्राट ने तुरंत उस अवसर का उपयोग करके हवा की ओर उड़ान भरी। हवा मेरा डोमेन है। ड्रैगन ने पहली बार शब्द बोलने के लिए अपना मुंह खोला और राजा के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि उसने भाषा समझ ली। भाड़ में जाए ये ड्रैगन शब्द शक्तियां। उसने फिर से शाप दिया क्योंकि उसने देखा कि ऊंची उड़ान भरने का गुरुत्वाकर्षण उसके लिए बहुत अधिक हो गया था, क्योंकि उसे हवा में रहने से बहुत दबाव का सामना करना पड़ता था। हाइब्रिड टीयर मंत्र, बुद्ध वर्षा बूंद। इस बार राजा ने हजारों बूंदें बनाई जो उसके ऊपर तैर रही थी। जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, ड्रैगन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मंत्र के रहस्य को जानने की कोशिश करने लगा। हाइब्रिड स्टार स्पेल, बुद्ध वर्षा। सम्राट ने काले ड्रैगन की ओर इशारा करते हुए अपना हाथ नीचे कर दिया और ऐसा लगा जैसे ये किसी प्रकार का संकेत था। पारे की सारी वर्षा काले ड्रैगन की ओर बढ़ रही है। यदि सभी जादूगरों ने ये देखा तो वे अपनी पैंट में पेशाब कर देंगे, क्योंकि जब वे बूंदें करीब आईं तो ये स्पष्ट हो गया क्योंकि आकार एक इमारत जितना बड़ा था और बुद्ध के वजन के साथ इसका वजन संभवतः इसके आकार से अधिक था। नारकीय ड्रैगन श्वास। काले अजगर ने अपना मुंह खोला और अपने फेफड़े से एक काली ज्वाला निकाली।
जिससे उसकी ओर आने वाली हर बूंद नष्ट हो गई और सांस राजा तक पहुंच गई। और जब उसने ये देखा तो वह डर के मारे चीख उठा और तेजी से उड़ने लगा, जबकि वह अभी भी अपने शरीर के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का विरोध कर रहा था, क्योंकि वह उसका सबसे शक्तिशाली आक्रमण मंत्र था, जो अजगर के करीब पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गया था। बुद्ध के सम्राट ने बुद्ध तत्वों से बने एक कठपुतली पक्षी को बुलाया, क्योंकि पक्षी ने अपने स्वामी की तत्काल भावनाओं को महसूस करने के बाद जितनी जल्दी हो सके काले ड्रैगन श्वास को चकमा दे दिया। सौभाग्य से कुछ इंच तक परमाणु हमले से बचने के बाद बुद्ध के सम्राट ने अपने मन को शांत किया, और ये देखने के बाद कि उनके कठपुतली पक्षी में परमाणु हमले से बचने के लिए बहुत अधिक गति है, उन्होंने अधिक तर्कसंगत दिमाग के साथ काले ड्रैगन से लड़ने का फैसला किया। बुद्ध के सम्राट को एहसास हुआ कि अगर वह कभी जीतना चाहता था तो ब्लैक ड्रैगन पर अंधाधुंध सबसे मजबूत हमला करने से उसे सफलता नहीं मिलने वाली थी। उसे ड्रैगन की कमजोरी ढूंढनी होगी। हालांकि ब्लैक ड्रैगन से लड़ने में उसे काफी नुकसान हुआ था, लेकिन वह कमजोर भी नहीं था। उसके संकर तत्व ने उसे सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बड़ी परेशानी बना दिया था। तुम रुको क्यों नहीं? मैं तुम्हें एक बार ब्लैकमेल कर दूं और इस लंबी लड़ाई से छुटकारा पालूं। काले ड्रैगन ने गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि वो कठपुतली बुद्ध पक्षी का पीछा करते करते थक गया था, जो उसके करीब आने पर उसके पंजों से बच निकलता था। क्या हुआ, थक गए हो क्या, बूढ़े? बुद्ध के सम्राट ने हंसी उड़ाई, और जैसे ही उसने देखा कि कठपुतली पक्षी की तेज गति के कारण उसे पकड़ने में उसे मुश्किल हो रही है, उसने काले ड्रैगन का मजाक उड़ाना सुनिश्चित किया। यद्यपि हवा में गुरुत्वाकर्षण अभी भी भारी था, लेकिन इसने बुद्ध तत्व से बने पक्षी को प्रभावित नहीं किया। आखिरकार ये तरल हो सकता है, क्योंकि इसका एक हिस्सा जल तत्व से आता है, जिससे ये तेज हो सकता है, लेकिन यह भारी भी था और धातु तत्व से आने वाले दूसरे भाग के कारण बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। काला ड्रैगन क्रोधित हो गया जब उसने सुना कि बुद्ध के राजा ने उसे बूढ़ा आदमी कहा, और उसे बुद्ध से बने कठपुतली पक्षी की दिशा में अपने बड़े पंख फड़फड़ाने को कहा। पक्षी ने यह हरकत देखकर उड़ने की कोशिश की। उसकी प्रतिक्रिया का समय उसकी पीठ पर खड़े बुद्ध के सम्राट से भी तेज था। यद्यपि कठपुतली पक्षी को तत्वों के साथ बनाया गया था, लेकिन जब सम्राट ने स्टार सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया तो संकर तत्व बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गए, इसलिए उनके मन का प्रयोग भी बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे उनके आह्वान को कुछ सरल नियमों का पालन करने के लिए एक बुनियादी चेतना मिल गई। एक कठपुतली पक्षी की बात तो दूर, खतरे का पता लगाने की उसकी सहज बुद्धि उसके स्वामी से भी अधिक तीव्र थी, लेकिन फिर भी ये अपने स्वामी पर काले ड्रैगन द्वारा किए गए गुप्त हमले में भेजे गए अनेक वायु ब्लेडों से फटने और टूटने से बच नहीं सका, जो नारकीय लपटों से भी ढके हुए थे। पक्षी ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने शरीर का उपयोग किया और ड्रैगन के अधिकांश हमलों को झेल लिया। जब उसे एहसास हुआ कि वे विशाल ड्रैगन पंखों की सीमा और उसकी गति के साथ नारकीय हवा के ब्लेड से बच नहीं पाएंगे, बदले में राजा ने ड्रैगन की कमजोरी को खोजने के लिए काले ड्रैगन की ओर विभिन्न कोनों से 1000 से अधिक पारे के भाले भेजे, लेकिन काले ड्रैगन ने केवल एक पंख से खुद को ढक लिया और वापस उड़ रहे सभी पारे के भालों को पीछे हटाने में सक्षम रहा। राजा ने पक्षी पर अपना हाथ रखा, जिससे उसके शरीर में और अधिक पारा तत्व भेजे गए, जिससे कठपुतली पक्षी ठीक हो गया और उसने अपनी गति वापस पाली, जिससे वह भालों से बच निकला। उसके पास ऐसे कौशल थे कि काला ड्रैगन भी शर्मिंदा हो गया, और जब पारा भाले एक दूसरे से टकराए तो अंतरिक्ष 3 गुना हो गया और विस्फोट से दुनिया गायब हो गई। आप उन विस्फोटक हमलों को कैसे रोक पाए? बुद्ध के सम्राट ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये भाले ड्रैगन के पंखों को छूते ही फट जाएंगे, लेकिन लगता है कि इन पंखों में किसी प्रकार का पागलपन भरा रक्षात्मक हेरफेर है। हालांकि ड्रैगन्स आकाश में राज करते थे, लेकिन ब्लैक ड्रैगन्स की विशेषता उनकी गति नहीं थी, बल्कि उनकी अविश्वसनीय रक्षा और विनाशकारी ड्रैगन्स की सांसें थी, जिनमें क्षरण की शक्ति थी।
मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आपकी पक्षी जैसी अनोखी क्षमता उस क्षमता से संबंधित है जो आपको तब मिली थी जब आपने तारों वाला क्षेत्र पार किया था, है ना? काला ड्रैगन अंततः धरती पर वापस आ गया और उसने मेक्यूरी के सम्राट का फिर से पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। हाँ, ये मेरी शक्ति है जो मुझे राक्षसी जानवरों के एक राजा की आत्मा को निकालने और नियंत्रित करने और उन्हें अपना वफादार सेवक बनाने की अनुमति देती है। इसलिए मैंने उनके लिए एक पोत बनाना सुनिश्चित किया। और मेरे बुद्ध तत्वों का उपयोग करने से बेहतर तरीका क्या था? मेरा पहला शिकार नीला गौरैया था। हालांकि इसे सफलतापूर्वक घात करने में बहुत लंबा समय लगा। वास्तव में मुझे कायर कहा गया था। लेकिन मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है? वे सम्राट राक्षसी जानवर सभी जानवर थे जो कि अन्य क्षेत्रों से अधिक शक्तिशाली होने में सक्षम थे और मेरे पास उनके खिलाफ जाने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि मैं अपने जीवन को फिर से महत्व नहीं देता। इसलिए मैंने कम से कम पहले कहीं से तो शुरुआत करने का निर्णय लिया। जब मैंने इज़्योर स्पैरो को चुना तो कई लोगों ने मुझे नीची नजर से देखा, जबकि उन्हें पता था कि मेरी नई जागृत क्षमताएं क्या कर सकती हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये अभी भी आसमान पर राज करने वाले सबसे तेज राक्षसी जानवरों में से एक है। और जब मैं इसकी गति और अपनी बहुमुखी प्रतिभा को एक साथ मिला देता हूं, तो मैं उसी रैंक में लगभग अजेय हो जाता हूं। और यदि मैं अपने प्रतिद्वंदी को हरा भी नहीं पाता हूं, तो भी मेरे लिए बच निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बुद्ध के सम्राट ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। वो काले ड्रैगन को देखकर मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने देखा कि काले ड्रैगन का ध्यान कहीं और था, क्योंकि वह दक्षिण की ओर देख रहे थे। और जब बुद्ध के सम्राट ने उसकी निगाह का अनुसरण किया तो वह राजधानी के दक्षिण में आसमान के ऊपर खून का एक बादल बनते देखकर चौंक गया। उसे पूरा यकीन था कि पहले ऐसा नहीं था। ऐसा लगता है कि उस बेवकूफ ने आखिरकार किसी को भेजने का फैसला कर ही लिया। खैर, इससे मेरा काम और भी आसान हो जाएगा जब मैं इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि वे वैसे भी आए थे। काले ड्रैगन ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा। वह सीधे बुद्ध के सम्राट की ओर झपटा, जो अभी भी चकित था, क्योंकि वो कम से कम किसी मजबूत व्यक्ति को मारना चाहता था ताकि वह अपने मिशन को छोड़ने के बहाने के रूप में उपयोग कर सके। कठपुतली पक्षी ने अपने मालिक को तुरंत रास्ते से हटा दिया, लेकिन उसे कुछ चोटें भी आई, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन के पंजों ने उसका पूरा दाहिना पंख फाड़ दिया था। यह मेरी अपेक्षा से अधिक कठिन था। काले ड्रैगन ने शिकायत की क्योंकि उसने अपने तीखे पंजे को देखा। ड्रैगन के पंजे को ब्रह्मांड में सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन यह अभी भी कठपुतली पक्षी को एक बार में मारने में सक्षम नहीं था, जिसे बुद्ध के सम्राट ने फिर से ठीक कर दिया। लेकिन वास्तव में बुद्ध के सम्राट को आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन की गति में वृद्धि हुई थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन उसे अपना सब कुछ नहीं दे रहा है। तो आप ड्रैगन लोगों ने वास्तव में पिशाचों के उन झुंड के साथ मिलकर काम किया है। मुझे बताएं कि स्टार दायरे के किस पिशाच को यहां भेजा गया था? बुद्ध के राजा ने काले अजगर को घूरते हुए मृत्यु की दृष्टि से प्रश्न किया, लेकिन वह केवल आकाश के ऊपर लाल रक्त के बादल के बारे में ही सोच पा रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और बुद्ध के जादू से एक विशाल भाला बनाया। वो उसमें जादू डालता रहा और उसे और बड़ा बनाता गया, साथ ही भाले की नोक पर उसकी शक्तियों को भी संकुचित करता गया। अगर मुझे पता भी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं? ब्लैक ड्रैगन ने पूछा, जब उसने पहली बार सम्राट की आभा को अपने ऊपर मंडराते हुए महसूस किया। तो फिर मुझे लगता है मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और ड्रैगन स्लेयर लांस, नारकीय ड्रैगन श्वास, ब्लैक ड्रैगन को भी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उसने राजा के हमले को रोकने के लिए ड्रैगन की सांस भेजी थी जब उन्होंने दूसरा राउंड शुरू किया था, जबकि दो अलग अलग लोग युद्ध के मैदान के दो अलग अलग तरफ से देख रहे थे। ऑरोरा ब्लेज और ड्रैगनाइट जाति के दोनों आंखों पर पट्टी बांधे प्रतिभाशाली लोगों ने एक साथ लड़ाई देखी और वादा किया कि वे और अधिक मजबूत बनेंगे ताकि वे फिर कभी मोहरे न बने, बल्कि मुख्य शतरंज खिलाड़ी बने।
ब्लड मून युद्ध के बाद 2 दिन बीत चुके थे और अंततः एलेक्स, ड्रेको और चौथे एल्डर के लिए एस्टोनिया शहर वापस लौटने का समय आ गया था। ब्लैक ड्रैगन और मरकरी के सम्राट के बीच लड़ाई ने एलेक्स की आंखें खोल दी और उसे टियर सिस्टम से ऊपर के क्षेत्र को समझने में मदद की, ये देखते हुए कि कितना। एलेक्स हमेशा सोचता था कि टियर 9 क्षेत्र मार्शल क्षेत्र का शीर्ष है, लेकिन जब उसने देखा कि किस तरह से बुध का सम्राट बिना समय बर्बाद किए और बिना कूलडाउन समय के अपने तत्वों में हेरफेर करता है, तो उसे एक कठोर जागृति मिली। और ये तथ्य कि वह स्टार मोनार्क दायरे में पहुंचकर उन्नत क्षमताओं को जागृत करने में सक्षम था, यह दर्शाता है कि टियर रैंक से ऊपर का दायरा सभी जादूगरों के लिए कई प्रकार की गहन क्षमताओं को खोल रहा था। लेकिन वह लड़ाई को ठीक से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि हर बार जब ब्लैक ड्रैगन और मरकरी के सम्राट के बीच टकराव होता था तो जो शॉकवेव उत्पन्न होती थी वो उसे बार बार मारने के लिए पर्याप्त थी। और चौथा बुजुर्ग उन दोनों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं था, जबकि वह प्रकृति के 2 राक्षसों के आघात से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देता है। उनकी हर चाल में परमाणु हमले की क्षमता प्रतीत होती है, इसलिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे युद्ध क्षेत्र से लगभग 2 किलोमीटर दूर हो, क्योंकि मोनार्क ऑफ मरकरी मंत्रों की सीमा को लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से नियंत्रित किया जा सकता था, जिसने न केवल एलेक्स को चौंका दिया बल्कि चौथे एल्डर को भी उन्हें ड्यूक से लड़ते हुए देखने से बहुत लाभ हुआ। जबकि ब्लैक ड्रैगन के शारीरिक और जादुई हमलों को 1.9 किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता था और उन राक्षसों के हमले की सीमा में रहना आत्मघाती होगा। यद्यपि इस तरह से एलेक्स और ड्रेको को ब्लैक ड्रैगन और मरकरी के सम्राट दोनों को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई हुई, लेकिन फिर भी वे दोनों के बीच अंतर करने में सक्षम थे। मरकरी के सम्राट के हमले काले ड्रैगन के हमले से स्पष्ट रूप से भिन्न थे, क्योंकि हर बार जब सम्राट हमला करता था तो एक सुनहरे रंग की चमक होती थी और जब काला ड्रैगन हमला करता था तो एक भयावह काले रंग की चमक होती थी। और भले ही स्लिवर लाइट जवाबी हमला करती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उन्हें यकीन था कि ब्लैक लाइट अधिक भयानक थी, क्योंकि वो बिना हिले डुले स्लिवर लाइट के सभी हमलों को झेल लेती थी। लेकिन हर बार जब वे काली रोशनी की चमक देखते थे तो उन्हें यकीन हो जाता था कि ये चमक हमेशा कुछ 100 मीटर दूर तक उड़ती है। हालांकि अगले दिन पूरी राजधानी ने एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर सुनी। उन्होंने सुना कि राजधानी ने 3 संरक्षक खो दिए हैं, और एलेक्स ने ब्लैक ड्रैगन और मरकरी के सम्राट की चर्चा से जो सुना था उससे वह जानता था कि राजधानी में संरक्षक का मतलब एक जादूगर था जो पहले ही स्टार सम्राट क्षेत्र में कदम रख चुका था, क्योंकि केवल वही संरक्षक की उपाधि के योग्य थे। लेकिन बाद में एलेक्स को पता चला कि बुध का सम्राट सौभाग्य से मौत से बच गया, लेकिन उसे गंभीर चोटें आई, क्योंकि ड्रैगन ने अपने वंशजों में से एक के अनुरोध के कारण अंतिम क्षण में गंभीर होने के बाद उसे मारना छोड़ दिया था। लोकप्रिय रूप से आंखों पर पट्टी बांधे प्रतिभाशाली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह अपने कबीले के लोगों की हत्या का बदला लेना चाहता था और बुध के सम्राट को अपने हाथों से मारना चाहता था। और इस पागल अनुरोध को ब्लैक ड्रैगन ने आश्चर्यजनक रूप से स्वीकार कर लिया था, जिसने बहुत सारे मानव जादूगरों को आश्चर्यचकित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। क्या आपने कभी ब्लैक ड्रैगन जैसा कोई बेपरवाह व्यक्ति देखा है जिसने एक जादूगर को सिर्फ इसलिए जीवित छोड़ दिया क्योंकि वह चाहता था कि वो उसके वंशजों के लिए उसके मार्ग का एक आधार बने? और यही एकमात्र कारण था कि 4 के बजाय केवल 3 सम्राट मारे गए। ऐसा लगता है कि दूसरा आयाम वास्तव में राजधानी की सेनाओं को खत्म करने के लिए तैयार था, क्योंकि उन्होंने उसी रैंक को मारने के लिए जबरदस्त ताकत और अनुभव वाले 4 स्टार मोनार्क प्राणियों को भेजा था, जबकि काला ड्रैगन शांत था। पिशाच जो ड्रैगन लोगों के साथ गठबंधन में थे, कई जादूगरों के कुलों को आंसू का कारण बनते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जादूगरों को मार डाला और उनका खून चूस लिया, बहुत सारा जीवन सार चूस लिया। लेकिन जिसने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया वो दूसरा स्टार मोनार्क प्राणी था जिसे ड्रैगन लोगों ने भेजा था। स्कार नामक एक लाल ड्रैगन,
केवल वो अकेला ही हजारों जादूगरों की मौत के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि उसकी ज्वलंत सांस अभी भी युद्ध के मैदान को झुलसा रही थी। वो युद्ध के मैदान में चारों ओर क्रोध करता है और अपने साथ विनाश और अराजकता लाता है। जिस क्षण वो अंतरिक्ष की आंखों के द्वार से बाहर आने के लिए भाग्यशाली होता है, वो अपने प्रतिरूप ब्लैक ड्रैगन की तरह शांत नहीं था। वो अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मार डालता था। वो उन सभी जादूगरों के दिलों में गहरा आतंक छोड़ जाता था जो उस महान विनाश से बच निकलने में भाग्यशाली थे। पिशाच जाति और ड्रैगन जाति द्वारा नियोजित लाल ड्रैगन स्वभाव से एक हिंसक जाति थी, और उस पैमाने के युद्ध क्षेत्र में रखे जाने पर उसने दिखाया कि लाल ड्रैगन कितने युद्ध के लिए तैयार और हिंसक हो सकते हैं। लेकिन हमले के बारे में सबसे मजेदार बात यह थी कि 4 स्टार मोनार्क मॉन्स्टर्स ने अभी भी शहर की दीवारों को नहीं तोड़ा या सीधे राजधानी पर हमला नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे उन दीवारों के पीछे किसी चीज से डरे हुए थे, या उन्हें आदेश दिया गया था कि युद्ध करने के लिए भेजी गई जादूगरों की सेनाओं का नरसंहार किया जाए। सौभाग्य से ब्लैक ड्रैगन युद्ध क्षेत्र में बहुत अधिक मौतें नहीं हुई, जिससे राजधानी के शीर्ष अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिन जादूगरों को ब्लैक ड्रैगन युद्ध क्षेत्र में आत्मघाती दस्ते के रूप में भेजा गया था, वे सबसे अधिक हताहत होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे राजधानी के शीर्ष अधिकारियों को पता था कि वे हारने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी 3 सितारा सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को खोने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन हार ऐसी थी जिसका सामना वे हमेशा करते थे। उन्होंने केवल ये सुनिश्चित किया कि वे पिछले ब्लड मून जैसी गलती ना करें, और इसके बजाय जादूगरों के साथ फाटकों की रक्षा के लिए बहुत सारे स्टार मोनार्क दायरे को भेजे, क्योंकि वे हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं कि कभी भी दोबारा नहीं काटा जाएगा। क्या तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है? चौथे एल्डर ने पूछा, जैसे ही उसने अपने बालों को पोनीटेल में बांधा और ड्रेको और एलेक्स की ओर देखा। उसके चेहरे के भाव अंततः पूरी तरह से प्रदर्शित हुए, और एलेक्स ने उसके दाहिने आंख के आर पार लंबे हथियार के निशान को देखा। हाँ बड़े, एलेक्स ने उत्तर दिया। वो वास्तव में कभी भी राजधानी में कुछ नहीं लाया, लेकिन उसने अपने भाई बहनों के छोटे समूह के लिए कुछ चीजें खरीदी। लेकिन सारा पैसा ड्रेको की जेब से आया था, क्योंकि उसके पास कोई पावर स्टोन नहीं था और वह एक कंगाल युवा मास्टर था। आखिरकार उसके दादा ने उसकी सारी युद्ध योग्यता ठग ली थी, जिससे वह चर्च के चूहे से भी अधिक गरीब हो गया था। यदि ये तथ्य न होता कि कबीला उसके भोजन और वस्त्र भत्ते के लिए जिम्मेदार था, तो वो कबीला के खजाने से चोरी करने पर भी विचार करने लगता। तो फिर चलो बाहर चलें। एकांत प्रांगण में 2 किशोरों को एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेकर लड़ते देखा जा सकता था। उनमें से एक की तलवार शुद्ध पृथ्वी तत्वों से लेपित थी, जिससे उसे देखने वाले को भारीपन का एहसास हो रहा था, जबकि दूसरे किशोर की तलवार शुद्ध सुनहरे प्रकाश से चमक रही थी, जो धातु तत्व का प्रतिनिधित्व करता था, जिससे उसकी तलवार को एक अतिरिक्त तेज प्रवाह और घातक कंपन मिल रहा था। किसी भी हमले से खुद को बचाने के लिए उसने अपनी छाती के चारों ओर एक पृथ्वी कवच पहना हुआ था। क्लैंग क्लैंग बूम। वे दोनों एक दूसरे की कमजोरी पर हमला करने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन एक दूसरे के जवाबी हमले से उन्हें पीछे हटना पड़ा। महोदय, आजकल ये उबाऊ होने लगा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता ब्रैंडन? पहले युवक ने पूछा, जैसे ही उसने अपनी हल्की तलवार वापस म्यान में डाली और दूसरे का सामना किया, जिसने केवल अपना सिर हिलाया। ये 2 किशोर आर्थर और ब्रैंडन थे, जो हमेशा एलेक्स का पीछा करते थे। एलेक्स के राजधानी के लिए रवाना होने के बाद से वे लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं। पहले तो सभी को लगा कि वह जल्द ही आने वाला है, लेकिन 1 सप्ताह तक एलेक्स को न देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे शायद निकट भविष्य में अपने मुख्य बॉस से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने अपने स्तर पर मुकाबला फिर से शुरू कर दिया। यद्यपि गोलेम उन्हें धकेलने के लिए आसपास नहीं थे, फिर भी वे एक दूसरे के साथ थे, और बहुत सारे संचार के बाद वे अपनी कमजोरियों का पता लगाने में सक्षम हो गए हैं, एक दूसरे के आक्रमण पैटर्न में, और इसे सुधारने के लिए एक साथ काम किया है,
और एक साथ सैकड़ों मुकाबलों के बाद वे अंततः खुद को इससे मुक्त करने में सक्षम हुए हैं। उनकी कुछ कमजोरियां या सीमित परिस्थितियां हैं जहां वे हमलों का मुकाबला करने में सक्षम हैं। काश एलेक्स जल्दी आ जाता। मुझे लीजन के खिलाफ अपनी ताकत के नए स्तर को परखने की जरूरत है। ब्रैंडन ने अपनी आंखों में एक प्रकार की ज्वाला जलते हुए कहा। आर्थर ने उसकी ओर देखा और हंसा। क्यों न टाइटन को चुना जाए? आखिरकार वह आप पर आसानी से वार करेगा। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वह कमीना लीजन एक क्रूर रीपर है और टाइटन से हारने के बाद उसकी युद्ध शैली में व्यापक परिवर्तन आया है, जिससे वह एक जल्लाद बन गया है। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे गोलेम के साथ कभी भी वार करना चाहेंगे, जो अपनी सारी कुशलता को सबसे घातक प्रहार करने में लगा रहा है। आर्थर ने अपने परिवार और दोस्त का मजाक उड़ाने के बाद सलाह दी। नहीं पुरुषों, आपको एक से अधिक शब्द कहने होंगे। आप जानते हैं कि मैं हमारी सभी बातचीत में पहला बयान शुरू करने वाला व्यक्ति बनकर थक गया हूं। और अधिक कारण जबकि अभी भी एलेक्स गायब है। जब भी वह आसपास होता है, तुम हमेशा बातें करते हो। महन, मुझे अभी एक विचार आया। मुझे लगता है कि हमें अन्य कुलों के पास जाना चाहिए और मुसीबत की तलाश करनी चाहिए। शायद उन्हें चुनौती देकर सभी टीयर एक जादूगरों की पिटाई करनी चाहिए और अपने प्रसिद्धि को इकट्ठा करना शुरू करना चाहिए, जैसे 7वें बड़े ड्रैको ने किया था जब वह छोटा था। आर्थर ने ब्रैंडन की ओर देखते हुए सुझाव दिया। एक दूसरे के खिलाफ लड़ने और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को जानने के कारण उन्हें आपस में विजेता का पता लगाने में कठिनाई हो रही है। हालांकि उनके अपने मजबूत बिंदु हैं, लेकिन फिर भी ये चुनना एक समस्या बन गई है कि कौन विजेता था। वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे क्योंकि उनकी लड़ाई हमेशा बराबरी पर समाप्त होती थी, क्योंकि उनकी ताकत का स्तर लगभग समान था। हालांकि वे जानते थे कि परिष्कृत युद्ध तकनीकों के कारण वे सभी मुकाबलों के माध्यम से बहुत अधिक मजबूत हो गए हैं। लेकिन अगर वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और यही कारण था कि आर्थर ने सुझाव दिया था कि वे दूसरे कुलों के पास जाएं और एक योग्य अवसर की तलाश करें। और ब्रैंडन ने आर्थर के सुझाव के बारे में सोचते हुए अपने जबड़े पर हाथ रख लिया। वास्तव में लीजन से लड़ने में उसकी दिलचस्पी केवल उसके पिता के कारण थी, जिन्होंने भी भाले के रास्ते का अनुसरण किया। हालांकि उनके पिता, जो गॉर्डन कबीले के चौथे सबसे बड़े थे, उन्होंने बचपन से ही कबीला छोड़ दिया था। इससे ब्रैंडन को बचपन में बहुत ठेस पहुंची, जिससे उसने बचपन में ही अपने दिल को बंद कर लिया और लोगों पर आसानी से भरोसा न कर पाने के कारण वह स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी हो गया। पहले तो उसने तलवार के रास्ते पर चलना शुरू किया ताकि वह अपने पिता को चोट पहुंचा सके। जब वो अंततः वापस आया तो उसे पता था कि उसके पिता चाहते थे कि वह भी उसकी तरह भाले के रास्ते पर चले, क्योंकि वह निश्चित रूप से तलवारबाज बनना नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन हर विद्रोही बच्चे की तरह उसने इसके विपरीत किया, और फिर वो गलती से तलवार के रास्ते से प्यार करने लगा और ये भूल गया कि उसने पहली बार तलवार क्यों उठाई थी, और अब उसका तलवार चलाने का अभ्यास बंद करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करने से उसके पिता के साथ चीजें बदतर हो जाएंगी। लेकिन अब उसे लगा कि अगर वह लीजन के खिलाफ आमने सामने खड़ा हो सके, जो भाला विशेषज्ञ है, या लीजन की तरह तलवार क्यूई को जगाने का कोई तरीका खोज सके, तो वह अपने पिता को अपने रास्ते के बारे में समझाने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि वह निश्चित रूप से तलवारबाज बनना नहीं छोड़ना चाहता। यदि आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की तो मुझे यकीन है कि आप सभी वहां के सभी निम्न स्तरीय जादूगरों के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे और काली आंखों के साथ घर वापस आ जाएंगे। एक स्त्री की आवाज उनके कानों में घुस गई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो नाइट और एग्नेस को आते हुए देखा। व्याख्या करना। इससे पहले कि आर्थर जवाब दे पाता, ब्रैंडन ने उसे बोलने से पहले ही हरा दिया। ड्रेको ने जो किया उसके बाद अन्य कबीले हमेशा गॉर्डन कबीले की प्रतिभाओं से थके हुए हैं, और ऐसा लगता है कि आप सभी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन एलेक्स के प्रकट होने के बाद गॉर्डन कबीले की युवा पीढ़ियों पर नजरें टिकी हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनका युग ड्रेको के युग से भी बदतर होगा। एग्नेस ने बताया कि जब वह आखिरकार उन दोनों के पास पहुंची तो क्या हम यही रहें,
क्या आगे कोई और रास्ता नहीं है? मेरे अंदर इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि मैं अगले रक्त चंद्रमा का इंतजार नहीं कर सकता। आर्थर ने एक गलत अभिव्यक्ति के साथ पूछा। वो बस कुछ लोगों से लड़ना चाहता था जो उसके कबीले से नहीं थे और थोड़ा दिखावा करना चाहता था कि उन्हें उसके चेहरे के साथ हिंसक क्यों होना पड़ा। उसने सोचा, वो गॉर्डन कबीले में कभी दिखावा नहीं कर सकता क्योंकि ये एलेक्स का घरेलू मैदान था। दूसरी पीढ़ी में हर कोई हमेशा उसे कट्टरपंथियों की तरह देखता था। हालांकि ब्लड मून की लड़ाई के बाद एलेक्स ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आर्थर कैसे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वह तो ध्यान चाहता है और वह जानता था कि उसे उस प्रकार का ध्यान पाने के लिए कहीं जाना होगा जिसके लिए वह बेताब था। ठीक है, क्यों न आप एलेक्स से मिले और उसे अपने पीछे आने दें, जिससे आप पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका टाइटन एक टियर 3 जादूगर को पकड़ सकता है, जबकि आप सभी टियर 1 जादूगरों को मारेंगे। और इस तरह आपके पास अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने का अच्छा मौका होगा, जैसा कि आप हमेशा से चाहते थे। एग्नेस ने समझाया। लेकिन एलेक्स अभी तक वापस नहीं आया है। रुको, मुझे मत बताओ, आर्थर ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उसे एग्नेस के शब्दों में कुछ कमियां समझ में आ गई थी। हाँ, ये वही है जो आप सोच रहे हैं कि एलेक्स आज वापस आ रहा है। मेरे पिताजी ने मुझे पहले बड़े ने बताया था, एग्नेस ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, और वे सभी उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव को भूलकर खुशी से मुस्कुराए। एलेक्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लगभग पूरा कबीला उसके घर वापस आने के बाद उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा था। उसे यह भी पता नहीं था कि उन्हें कैसे पता चला कि वो आज वापस आ रहा है, लेकिन एक बात तो तय थी कि वो आखिरकार घर आ गया था और उसे राजधानी की तरह हर समय अपने कंधों से ऊपर देखने की जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने पिछले कुछ दिनों में हुई उन सभी घटनाओं के बारे में सोचा, जब वे टियर 3 एस्टोनिया शहर से दूर थे, तो उन्हें राहत मिली। पहले तो अधिक उन्नत राजधानी शहर को देखना एक सपने जैसा था, लेकिन राजधानी में जाने के बाद एक भर्तीकर्ता द्वारा लगभग मारे जाने के बाद, जो अपने निजी लाभ के कारण उसे प्रवेश नहीं करने देना चाहता था, और परिवार के अनुरोध पर उन्हें अंततः एहसास हुआ कि राजधानी शायद वैसी नहीं होगी जैसी कि उसे चित्रित किया गया था। उन्होंने महसूस किया कि राजधानी पूरी तरह से भ्रष्ट थी और केवल कुछ ही लोग अभी भी शुद्ध मन के थे, क्योंकि उन्होंने जो देखा उससे राजधानी बुरे लोगों से भरी हुई थी जो केवल अपने लाभ के लिए ही घूमते थे। ठीक उसी तरह जैसे बुद्ध के सम्राट ने मानव जादूगरों को बचाने के लिए कभी कदम नहीं उठाया जब हेड्रियल, आंखों पर पट्टी बांधे प्रतिभाशाली, ने उन पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया। वो तभी बाहर आया जब उसे लगा कि अपने फायदे के लिए ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए स्पेस गेट फोर्स के अवसर का उपयोग करना उसके लिए ठीक है, लेकिन उसे भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि हेड्रियल ने उसके सभी हमलों से बचाव करते हुए ब्लैक ड्रैगन को अंतरिक्ष द्वार से बाहर आने के लिए पर्याप्त समय दिया। और बुद्ध के सम्राट को यह एहसास हुआ कि वह एक टियर ड्रैगन का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि एक सम्राट ड्रैगन का सामना कर रहा था जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसलिए एलेक्स जानता था कि केवल बुराई ही बुराई के खिलाफ लड़ सकती है। इसलिए एलेक्स के लिए राजधानी में अधिकांश जादूगर कबीले एक दूसरे के लायक हैं और वे सभी पीठ पीछे एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और वह है मेरा पसंदीदा, मेरा एकमात्र पोता। एलेक्स के कानों में एक अजीब सी हंसी गूंजी जब उसके दादाजी चुपके से उसके सामने आए और उसे कसकर गले लगा लिया। चौथे बुजुर्ग के होठ फड़क उठे जब उन्होंने अपने सामने इस प्रकार का स्नेह प्रदर्शित होते देखा। तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टियर 7 के दायरे में घुसने की, मेरे बड़े भाई से पहले? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम सब पहले से लेकर आखिरी तक एक ही सिद्धांत पर चलते हैं? तीसरे बुजुर्ग ने चौथे बुजुर्ग को डांटा। जैसे ही उसका हाथ चौथे बुजुर्ग के कंधे पर पड़ा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और पहली मुलाकात में ही उसने एक चुटकुला कहा जिससे चौथे बुजुर्ग के कठोर मन को राहत मिली। कैफीन से कैसे छुटकारा पाए, इसे अपना दिन बर्बाद न करने दें हर ब्यूटी। इससे पहले कि चौथा बुजुर्ग कुछ कह पाता, उसके भाई उससे घिर गए। पहले बुजुर्ग, तीसरे बुजुर्ग,
सबसे बड़े बुजुर्ग और पांचवें बुजुर्ग सभी ने उनका स्वागत किया और उन्हें घर जैसा महसूस कराया। वह इस बात को लेकर घबराया हुआ था कि अपने परिवार का फिर से सामना कैसे करेगा, क्योंकि उसने पहले ही उन्हें ये कहकर छोड़ दिया था कि वह अपने भाले के रास्ते पर चलना चाहता है और जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाता वो वापस नहीं लौटेगा। हालांकि उसे पहले ही जवाब मिल चुका था, लेकिन वो इतने लंबे समय बाद घर वापस आने में बहुत शर्मिंदा था और ऐसा लग रहा था जैसे कुलपति को पता हो कि उसने उसे संदेश भेजा है। राक्षसी पक्षी संदेशवाहक के माध्यम से एक प्रकार का पालतू जानवर जो दूर के शहरों और राज्यों में घुड़सवार से भी अधिक तेजी से संदेश पहुंचाता है, और ये अधिक सुविधाजनक था। इसलिए ये कुलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पसंदीदा विधि थी जब वे बहुत दूर तक संदेश भेजना चाहते थे। उन्होंने चौथे बुजुर्ग को कुल के पुजारी की रक्षा करने और उनके साथ घर वापस आने का संदेश भेजा। कुलपति वास्तव में अपने भाई को वापस आने का बहाना दे रहे थे, साथ ही राजधानी में एलेक्स के लिए एक समर्थक भी ढूंढ रहे थे। ये एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा था। यद्यपि उसके भाई उसे बधाई दे रहे थे, फिर भी वह भीड़ में इधर-उधर देखता रहा और किसी को ढूंढने की कोशिश करता रहा। कुलपति ने एलेक्स के साथ जो व्यवहार किया, उसे देखने के बाद वह अपने बेटे से दोबारा मिलने के लिए उत्सुक था। लेकिन चाहे वह कैसा भी दिखे, उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। उसके भाइयों को ये एहसास हो गया कि वह उनका अभिवादन करते समय ध्यान भटका रहा था। इसलिए वे सभी एलेक्स और ड्रेको का हालचाल जानने का निर्णय लेते हैं। तभी चार किशोर भीड़ के बीच से निकले और गॉर्डन कबीले के बुजुर्गों के एलेक्स तक पहुंचने से पहले ही एलेक्स की ओर दौड़ पड़े। सबने उसे कसकर गले लगा लिया और आर्थर भी रो रहा था, क्योंकि उसने आखिरकार अपने बॉस को देखा और महसूस किया कि वो अंततः उस खर्च पर अन्य कुलों के पास जा सकता है जैसा वह चाहता था। अब जब एलेक्स आसपास था, आखिरकार वो हमेशा कुलों की सजा से मुक्त था जब वो हमेशा एलेक्स के साथ था। इसलिए वो न केवल एलेक्स को अपने रक्षक के रूप में बल्कि एक ग्रीन कार्ड के रूप में भी मान रहा था। जब एलेक्स का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे कबीले के लोगों की भीड़ ने ये देखा तो उनकी जय जयकार और तेज हो गई, क्योंकि वे सभी पांचों बच्चों को गॉर्डन कबीले की अगली स्टार पीढ़ी के रूप में देख रहे थे और हर बार उन्हें एकजुट देखना उनके लिए खुशी का स्रोत था। लेकिन जब वे जश्न मना रहे थे, एलेक्स के बगल में एक आदमी आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह ब्रैंडन को आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। उसने लड़के को ठीक से देखने के लिए अपना समय लिया। लड़का उससे कहीं अधिक बड़ा हो गया था जितना उसने अपने मन में सोचा था, और इतना ही नहीं, लड़के ने अपनी पीठ पर एक बड़ी तलवार बांध रखी थी। वो लगातार एक अनोखी ध्वनि गुनगुना रहा था और यह स्पष्ट था कि तलवार से ब्रैंडन की परिचितता एक निश्चित स्तर को पार कर गई थी, जिससे वो तलवार से उस प्रकार की प्रतिक्रिया निकाल सके। तथ्य यह है कि उसने तलवार को आर्थर की तरह म्यान में छोड़ने के बजाय अपनी पीठ पर बांध लिया था, क्योंकि वह तलवार के करीब महसूस करना चाहता था और अपनी तलवार क्यूई विकसित करने का एक आसान तरीका खोजना चाहता था। चौथे बुजुर्ग को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उनके अपने बच्चे ने तलवार का रास्ता क्यों अपनाया। उनकी दूर की यादें अभी भी उन्हें दिखाती थी कि उनके जाने से पहले छोटा ब्रैंडन उनके जैसा बनना चाहता था। इसलिए जब भी वो आसपास होते थे तो वो हमेशा लकड़ी के भालों से प्रशिक्षण लेते थे। लेकिन अब उसका छोटा लड़का इतना बड़ा हो गया था कि वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो बस यही चाहता था कि वो उसे एलेक्स के शरीर से अलग कर दे और अपने बेटे को गले लगा ले, लेकिन ये बहुत अनुचित लगेगा। वो उस युवा मास्टर से ईर्ष्या महसूस कर रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसके बेटे ने उसे समय पर क्यों नहीं देखा। बहुत लंबे गले मिलने के बाद आखिरकार वे अलग हो गए। हमने आपको याद किया। आपको हमें राजधानी का सार बताना होगा। तो बताओ, क्या तुम कोई स्वादिष्ट व्यंजन लाए हो? गिरोह बेरहम था और एलेक्स के कुछ कहने से पहले ही उन्होंने उस पर सवालों की बौछार कर दी। खांसी, खांसी, खांसी। मुखिया खांसने लगा, जिससे बच्चों का ध्यान मुखिया की ओर गया, जो एलेक्स के पास खड़ा उन सबको देख रहा था। कुलपति ने ब्रैंडन की ओर देखा और चौथे बुजुर्ग की ओर सिर हिलाया।
जिसने अपने बाल पोनीटेल स्टाइल में बांधे हुए थे और ब्रैंडन की ओर देख रहे थे। जब ब्रैंडन की आंखें उसके पिता की आंखों से टकराईं तो उसका शरीर कांप उठा। दा 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 पापा, ब्रैंडन शर्मिंदगी में बोल पड़ा। हेलो ब्रैंडन, बहुत समय हो गया लेकिन तुम्हारी आंखें अभी भी तुम्हारी मां जैसी खूबसूरत हैं। चौथे एल्डर ने ब्रैंडन को गले लगाते हुए उसकी तारीफ की। गॉर्डन कबीले के सभी बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। वे सभी उम्मीद कर रहे थे कि वह इस बात पर भड़क उठेंगे कि उनका बेटा तलवार का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, लेकिन वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और इतने वर्षों में अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश की। गॉर्डन कबीले के सिंहासन बैठक कक्ष के अंदर कुल 8 लोगों को उनके सिंहासन पर बैठाया गया था। सिंहासन के पीछे संख्याएं अंकित थी ताकि कबीले में उनकी स्थिति स्पष्ट हो सके। मुझे नहीं लगता कि इतने लंबे समय में हमारे पास कभी भी इस तरह का फुल हाउस रहा होगा, बड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा जब उन्होंने अपने सभी भाइयों को बैठे हुए देखा। उन सभी को एक साथ लाना हमेशा कठिन होता था, लेकिन यहां वे सभी एक साथ थे और केवल एक व्यक्ति गायब था। हां, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा दूसरा अपने नकली एकांत से बाहर आ गया। मैंने सोचा था कि कबीले में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें फिर कभी नहीं हिला सकेगा। तीसरे बुजुर्ग ने दूसरे नंबर के सिंहासन पर बैठे एक व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति तीसरे बुजुर्ग की हंसी में शामिल होने से खुद को नहीं रोक सका। नंबर 2 सिंहासन पर बैठे आदमी का चेहरा पीला था। उसका पूरा शरीर बहुत पतला था और वो बेहद सुंदर था। उसकी उम्र का जरा भी अंदाजा नहीं लग रहा था। उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति उसे एक युवा विद्वान समझ सकता था, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम था कि वह एक बूढ़ा राक्षस था जिसने बहुत लंबे समय तक अपना चेहरा न दिखाने का फैसला किया था। अगर मैं नहीं आया तो मैं अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाऊंगा? ऐसा लगेगा जैसे मैं अपने छोटे भाई को नीचा दिखा रहा हूं। ये तथ्य कि गॉर्डन्स कबीले का चौथा बुजुर्ग वापस आ गया है शायद हम सभी के लिए बाहर आकर जश्न मनाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वहां शराब होगी। जैसे ही उस आदमी ने शराब का जिक्र किया, वे सब उपहास करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि वह केवल इसलिए आया था क्योंकि वे निश्चित रूप से अपने भाई का स्वागत करने के लिए नई विशेष शराब लाने वाले थे। वह जल्दी से अपने भाई के लिए शराब का प्याला उठाता है और कबीले के लिए उदारता से लौटने की कामना करता है। जैसे ही सभी बुजुर्गों और कुलपति ने ये देखा, उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। मुझसे झूठ मत बोलो भाई, तुम ही हो जो मेरी सारी लौकी चुरा रहे हो। तीसरे बुजुर्ग ने तुरंत सवाल किया। उन्होंने कई लौकी के गायब होने पर ध्यान दिया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये उनके पोते या उनके सगे बच्चे द्वारा चुराया गया है, इसलिए उन्होंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने एक व्यक्ति को अनदेखा कर दिया था जो नकली एकांत में था, और जिस क्षण दूसरे ने उस प्रकार की शराब निकाली, ये स्पष्ट हो गया कि उसकी सारी शराब का अपराधी कौन है, क्योंकि शराब की लौकी पर विशिष्ट निशान थे। और अगर वह चाहता तो चुपके से चीजें चुराने में दूसरे बुजुर्ग से बेहतर कोई नहीं था, क्योंकि वह जिस प्रकार के गोले में माहिर था। नहीं नहीं नहीं, आप इसे चोरी नहीं कह सकते, इसे लेना कहते हैं। मैंने केवल अपने छोटे भाई से शराब ली थी। तीसरे बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को गुस्से से देखा, लगभग गुस्से से फटने ही वाला था। वो अपने बड़े भाई की मोटी चमड़ी को फिर से बर्दाश्त नहीं कर सका। वो इतना बेशर्म था कि उसने शराब चुराने की बात स्वीकार कर ली और अपने पक्ष में काम करने के लिए उसने शब्दों को भी तोड़ मरोड़ दिया। बड़े बुजुर्ग ने यह देखा और उन्हें पता था कि अगर वो आगे नहीं बढ़े और कुछ न किया तो एक छोटी सी लड़ाई हो सकती है। ठीक है, इतना काफी है कि हम चोरी की शराब पर चर्चा करने के लिए यहां नहीं आए हैं, लेकिन हम सभी यहां अपने भाई का स्वागत करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिसने हमारे घर वापस आने का फैसला किया है, बड़े बुजुर्ग ने कहा। और हर कोई फिर से चौथे बुजुर्ग की ओर मुड़ गया। और सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आम आदमी, कुछ तो कहो। आप 2 घंटे से यहां हैं और अपने बेटे को देख चुके हैं।
हमें लगता है कि हमने आपको निराश किया है और हम कम से कम यही उम्मीद करते हैं कि आप हम पर अपना गुस्सा निकालें। कुलपति ने घबराकर कहा, चौथे बड़े, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि आपके बेटे ने उस रास्ते का अनुसरण नहीं किया जिस पर आप जुनूनी हैं। ओह, मैं समझ गया आप कहां से आ रहे हैं। चौथे बुजुर्ग को जब यह एहसास हुआ कि उसके भाई उससे बड़बड़ाने की उम्मीद क्यों कर रहे थे, तो उसने आह भरी, क्योंकि कबीले को छोड़ने से पहले वो भाले के प्रति पूरी तरह से आसक्त था और हमेशा उन्होंने इस बात पर गर्व किया कि उनका बेटा उनके पदचिन्हों पर चलेगा और एक कुशल भाला विजेता बनेगा तथा वे गॉर्डन कुल के लोगों के लिए एक शाखा बनाएंगे जो भाले को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जिससे उन्हें अपने कौशल को पूर्णता तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुल छोड़ने से पहले ये उनका सपना था। मुझे नहीं लगता कि परिवार को मुझसे कोई माफी मांगनी चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि मुझे यहां बैठे आप सभी को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने मेरे बेटे को आज जो कुछ भी है उसमें मदद की। आप सभी की निगरानी के बिना ये कभी संभव नहीं होता। मैं जानता हूं कि मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बच्चा मेरे पदचिन्हों पर चले, लेकिन किसे परवाह है? वास्तव में यदि वह तलवार से खुश है तो मैं कौन होता हूं उससे ये छीनने वाला? आखिरकार मुझे पता है कि इस हथियार पथ पर चलने में कैसा लगता है। ये उसका अपना रास्ता है और मैं इसे उसके लिए नहीं चुन सकता। मैं केवल उसका समर्थन कर सकता हूं और आशा कर सकता हूं कि वो अपने स्वयं के मार्ग का अनुसरण करेगा और अपना स्वयं का दांव बनाएगा। चौथे बुजुर्ग ने काफी सोच विचार के बाद समझाया, जिससे कमरे में मौजूद हर कोई उसे अजीब नजरों से देखने लगा, जब तक कुलपति उसके सामने नहीं आ गए और उसकी आंखों में सीधे नहीं देख लिया। मुझे बताओ कि जब तुम यात्रा कर रहे थे तो तुम्हारे दिमाग में क्या हुआ था? तुम चमत्कारिक रूप से एक जुनूनी भालाधारी से एक विचारशील पिता में बदल गए, और ये मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है कि क्या उन मस्तिष्क खाने वाले ज़ोंबी भगवान ने तुम्हारा मस्तिष्क खा लिया है और प्रतिस्थापन के लिए वहां एक मेजबान बग डाल दिया है। कुलपति ने कठोर चेहरे के साथ मजाक किया, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग हंस पड़े, जिनमें चौथे बुजुर्ग भी शामिल थे। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा लग रहा है जैसे रातों रात प्रतिभाशाली हो गया हो। मैं तो उसे अपना सब कुछ देने को भी उत्सुक हूं। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और एक बड़े बुजुर्ग के रूप में छुट्टी लूंगा। बड़े बुजुर्ग ने मजाक किया और इस बार हंसी अधिक जंगली थी। लेकिन कोई बात नहीं, ये अभी भी एक खुशी का अवसर था, क्योंकि हर कोई खुश था कि कुल फिर से पूरा हो गया था, सिवाय छठे बुजुर्ग के जो अभी भी एकांत से बाहर नहीं आए हैं। सभी ने दूसरे बुजुर्ग की ओर फिर से अमित्र दृष्टि से देखा, क्योंकि वे जानते थे कि वह केवल अपने कर्तव्यों से भागने के लिए ही एकांत में गया है। आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मैं सचमुच एकांत में था। उन्होंने अपना बचाव करते हुए हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, यदि आप अपने बेटे के विकास के लिए किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि केवल एक ही व्यक्ति इस प्रशंसा का हकदार है, और वह है मेरा पोता एलेक्स। एलेक, वही जिसकी तुमने मुझे रक्षा करने को कहा था। चौथे बुजुर्ग ने पूछा और कुलपति ने अपना सिर हिलाया। अब जब सारी खुशियां खत्म हो गई है, तो हमें सच में बताओ, सब कैसा रहा? इस बार कुलपति ने एक और सवाल पूछा। उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और उसका मूड दोस्ताना बूढ़े आदमी के मूड से पूरी तरह बदल गया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति चुप हो गया और सभी चौथे बुजुर्ग की ओर देखने लगे और उसके जवाब का इंतजार करने लगे। वे सभी जानते थे कि प्रशिक्षण के लिए जंगल में जाना एक बहाना था, जिसका उपयोग चौथे बुजुर्ग ने कबीले को छोड़ते समय बाहरी दुनिया को धोखा देने के लिए किया था। केवल गॉर्डन कबीले के उच्च सदस्य ही वास्तव में उस दर्द को जानते हैं जिससे वो गुजर रहा था जब उसने एक गुमनाम पत्र मिलने के बाद छोड़ने का फैसला किया था। वे सभी मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि अभी समय नहीं है कि वे अपनी ताकत दिखाएं, क्योंकि गॉर्डन कबीला अभी भी अपने शुरुआती दौर में था और वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे उन्हें नुकसान हो। राजधानी बलों की आंखों में अभी तक प्रवेश नहीं किया है, हालांकि वे सभी अपने भाई से उसके मिशन की स्थिति पूछना चाहते थे, क्योंकि जब वो वापस आया तो उन्होंने चुप रहने का फैसला किया।
क्योंकि वे उसके उल्टे तराजू को छूना नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि केवल कुलपिता ही ऐसा करने के योग्य थे। हम सभी जानते हैं कि ब्रैंडन की मां एक बहुत ही गुप्त पृष्ठभूमि से आई थी और हमने चाहे कितनी भी जांच करने की कोशिश की, कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सतही गश्त थी। हालांकि मुझे हमेशा से पता था कि वह एक विशेष प्रकार की महिला थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे बच्चे को जन्म देने के बाद गायब हो जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ याद दिलाने के लिए इंतजार कर रही थी, इससे पहले कि वो वापस उस जगह चली जाए जहां से वह आई थी, और उसका गायब होना मेरे लिए इतना संदिग्ध था कि मैं उसे जाने नहीं दे सका। भले ही ब्रैंडन मेरे लिए हमारे प्यार से मिला सबसे अनमोल उपहार था, फिर भी मैं उसे आमने सामने देखना और उससे सवाल करना चाहती थी। चौथे बुजुर्ग ने अपने ठंडे और कभी सूखे चेहरे पर आंसुओं की छोटी छोटी बूंदें गिराते हुए समझाना शुरू किया, जिससे वो अति ठंडा आदमी, जिसे एलेक्स जानता था, कमजोर लगने लगा। यदि एलेक्स ने कभी उसका ये रूप देखा तो वह स्तब्ध रह जाएगा। सभी बुजुर्गों ने आह भरी, क्योंकि वे सभी ये देख रहे थे कि अतीत में क्या हुआ था, और उन्होंने देखा कि जब वह चली गई थी तो उनका भाई कैसे टूट गया था। इसलिए मैंने स्वयं ही कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए निगरानी और जासूसी करने का निर्णय लिया, और सौभाग्य से मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने में सफल रहा। वो उस साम्राज्य के शाही परिवार से संबंधित है जो इस छोटे से राष्ट्र से बहुत दूर है, जिसे हम छिपा रहे हैं। साम्राज्य, पैट्रियार्क। जब सभी ने सुना कि चौथे बुजुर्ग की पत्नी की इतनी बड़ी पृष्ठभूमि थी, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मैं उसे वापस ला सकता हूं, या उसके कबीले को प्रभावित करके उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी कर सकता हूं। लेकिन भाला तकनीक जिस पर मुझे गर्व था, उसे उसके साम्राज्य कबीले के एक तलवार चलाने वाले ने निर्दयता से तोड़ दिया, जिसने मेरे रास्ते को बर्बाद करने का फैसला किया और कहा कि सभी हथियार अंततः दांव तक ही पहुंचते हैं, और भाले पर मेरी अत्यधिक आसक्ति ने मेरे रास्ते को सीमित कर दिया है। और अंततः उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं उससे पहली बार इसलिए मिल पाया क्योंकि वह साम्राज्य से भाग गई थी, क्योंकि उसके पिता सम्राट उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कराना चाहते थे जिससे वो घृणा करती थी और विवाह नहीं करना चाहती थी। ये सोचकर कि उसे वह करने के लिए नियंत्रित किया जा रहा है जिसमें वो भाग नहीं लेना चाहती, उसे गुस्सा आता था, और इस तरह मैं उससे मिलने के लिए भाग्यशाली था। चौथे बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, जब उन्हें उस अपमान का ख्याल आया जो उन्हें हारने पर सहना पड़ा था। क्या तुम उसके पिता को यह बता पाए कि तुम सबने मिलकर एक परिवार शुरू कर दिया है और तुम उसे खुश रख सकते हो? तीसरे बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए पूछा, क्योंकि वह अपने छोटे भाई के दर्द को लगभग महसूस कर सकता था, ये देखते हुए कि उसकी पत्नी पहले तो उसके साथ वापस नहीं आई थी। मैं लगभग मारा ही गया था रेगोर। मुझे ये समझाया गया कि उसका कबीला गॉर्डन कबीले को तब तक खत्म करना चाहता था जब तक वो उनके साथ वापस जाने के लिए सहमत नहीं हो गई, और यही कारण था कि कोई भी उसे खोज नहीं पाया। वो हमारी रक्षा करने के लिए चली गई। चौथे बुजुर्ग ने कहा कि इस बार वो शर्म से अपने पैरों की ओर देख रहा था। वो अपने पिता सम्राट से कभी नहीं मिल पाया था। उसे बताया गया था कि वो उसके साथ मुलाकात करने के योग्य नहीं है। क्या हम सचमुच ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक छोटा सा साम्राज्य भी हमें धमकी दे सकता है? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इतनी सारी चीजें अंधेरे में हो रही हैं, जबकि हम कुछ समय के लिए चुपचाप रहना चाहते हैं, महापुरुष ने कहा। लेकिन अगर ये बयान कभी बाहर आया तो राजधानी में भी बड़ा प्रकोप हो सकता है। ऐसा लगता है कि हमें उत्तराधिकार प्रक्रिया में जल्दबाजी करनी होगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम पर क्या बीत रही है। तीसरे बुजुर्ग ने कहा। उसकी आंखें तिरछी हो गईं और वो बहुत खतरनाक लग रहा था। क्या तुम उसे वापस पाना चाहते हो? कुलपति ने पूछा। हाँ, मुझे पता है। जब उन्हें पता चला कि उसके परिवार वाले भी हैं, तो उसे जेल में डाल दिया गया होगा। जैसे ही वह कबीले से भागी, उनके लिए ये उनके बड़े अहंकार का अपमान रहा होगा, और मुझे पता है कि वह जिस भी स्थिति से गुजर रही है, वह जेल में रहने से कोई फर्क नहीं होगा। मैं उसे इस तरह से पीड़ित नहीं होने दे सकता, चौथे बुजुर्ग ने शिकायत की।
जैसे ही उसने अपने प्रत्येक भाई की ओर देखा, उसने अपने दिल का दर्द बयां किया। मैं शांतिपूर्वक सेवानिवृत्त होने और अपने पिता के मिशन को अगली पीढ़ियों के हाथों में सौंपने की आशा कर रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपने कबीले को अनावश्यक परेशानी में पड़ने से नहीं रोक सकता। यहां तक कि आग उगलने वाले कबीले के छोटे बच्चों ने मेरे अपने पोते पर हमला करने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि हम सभी ने इतने लंबे समय तक आराम किया है और उन्हें लगता है कि हमारी हड्डियों में जंग लग गई है और उन्होंने वहां हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है जहां तक पहुंचना नहीं चाहिए। चिंता मत करो इधर, हम तुम्हारी पत्नी को वापस लाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ और साल देने होंगे। कुलपति ने अपना लंबा भाषण समाप्त करने के बाद चौथे एल्डर से कहा। वहां उपस्थित सभी लोग उसकी बात सुन रहे थे। जब वो हंस रहा था, आह भर रहा था और मुस्कुरा रहा था, उनकी भावनाएं बदलती रहीं, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी बातें याद आ गई जिन्हें भूलने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी। एलेक्स का आंगन। अरे अरे अरे, अब जब बॉस वापस आ गया है तो तुम्हें अपना रास्ता याद है, ठीक है? अच्छा, अनुमान लगाऊं कि हम तुम्हें यहां नहीं चाहते हैं। आर्थर ने कहा कि उसने नाइट और एग्नेस दोनों को अंदर आते देखा, जबकि एलेक्स राजधानी में था और दोनों शायद ही कभी आते थे। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों समूहों के बीच वास्तव में चर्चा करने के लिए कुछ खास नहीं था, क्योंकि वे केवल एलेक्स की वजह से एक साथ हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझे यहां से निकालने का अधिकार है? मुझे याद है कि यह तुम्हारा आंगन नहीं है। क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है? तुम हमेशा एक बेघर बच्चे की तरह यहां क्यों रहते हो? एग्नेस ने अपनी बात पर काबू रखते हुए आर्थर को डांटा, जिससे वो शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपना भाव बदल लिया। धत, उसकी मोटी चमड़ी दूसरे स्तर पर है, उसे जरा भी पश्चाताप का एहसास नहीं है। नाइट ने उसके घाव पर नमक छिड़क दिया। महन, क्या आप उन्हें मुझे भुनाते हुए नहीं देख सकते? कुछ समर्थन दिखाएं। आखिरकार अगर हम एक साथ आते हैं तो हम एक मजबूत टीम है। आर्थर ने ब्रैंडन का सामना किया और उससे समर्थन मांगा, लेकिन उसे केवल एक उलझन भरा भाव मिला। ब्रैंडन, अब मैं इस बेवकूफी भरे शब्दयुद्ध में कैसे शामिल हो गया? विचार। ठीक है, अब शब्दों की लड़ाई बहुत हो गई। एलेक्स की आवाज धीमी पड़ गई और ब्रैंडन ने अपने भाग्य को धन्यवाद दिया कि वो भाग्यशाली था कि उस बातचीत से बच गया। तो ब्रैंडन, अपने पिता को वापस पाकर कैसा लग रहा है? एलेक्स ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए पूछा। वो केवल कल्पना कर सकता था कि चौथे बड़े जैसे शांत पिता होने पर कैसा महसूस होता है। वो वास्तव में लकड़ी के गोलेम से भी मंत्रमुग्ध था। लेकिन ब्रैंडन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। ब्रैंडन, क्या मैं अभी अभी कड़ाही से निकलकर आग में कूद पड़ा हूं? यहां मुझसे कौन से कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं? विचार। खैर, मुझे लगता है कि जब से वह आया है, तब से मुझे और उसे वास्तव में बात करने का समय नहीं मिला है। ब्रैंडन ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया और गिरोह ने उसे अजीब तरह से देखा। तो अब वह कहां है? क्या आप जानना नहीं चाहते कि वह अतीत में क्यों चला गया था, या इतने वर्षों के बाद भी उसने अपने इकलौते बेटे को पत्र लिखने की जहमत क्यों नहीं उठाई? और हमेशा की तरह आर्थर ने सबसे पहले अपने भाई ब्रैंडन से उसके पिता के साथ उचित बातचीत से बचने के रवैये के बारे में सवाल किया। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मेरे पिता के पास एक उपाधि है, और जब मैं छोटा था तो वो हमेशा इस बारे में बात करते थे कि वो कैसे चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी विरासत को आगे बढ़ाए और उनसे भी बेहतर एक महान भालाधारी बने। और मैं उनकी एकमात्र संतान हूं, लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैं गलत व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं पहले से ही तलवार के मार्ग पर चल रहा हूं। और यही कारण है कि मैं उनके साथ उचित बातचीत से बचने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर उन्होंने कभी इस बारे में बात की तो मैं इस तरह मुश्किल में पड़ जाऊंगा और जवाब नहीं दे पाऊंगा। सौभाग्य से मेरे लिए बुजुर्गों ने उनका स्वागत करने के लिए एक बैठक बुलाई और चौथे बुजुर्ग होने के नाते और कबीले में वापस आने के बाद उन्हें कई वर्षों के बाद अपने कर्तव्यों का त्याग करने के बाद फिर से अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ा।
जिससे मुझे ये सोचने के लिए कुछ मिनट मिल गए कि जब वो पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहने जा रहा हूं। ब्रैंडन ने पहली बार अपने दोस्तों के सामने अपनी चिंताएं व्यक्त की, क्योंकि उसने उस बात के बारे में बात की जो उसे अपने पिता के साथ उचित बातचीत करने में वास्तव में परेशान कर रही थी। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह की परिस्थितियों से परेशान हों। मैं आपके पिता के साथ कुछ दिनों तक रहा हूं और यात्रा की है, और मैं आपको ये बता सकता हूं कि वह एक बहुत अच्छे इंसान है। हालांकि वो हमेशा सख्त व्यवहार करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह अंदर से शुद्ध हैं और वह आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप बन गए हैं, चाहे आप किसी भी रास्ते पर चलें। अब मुझे पता चला कि मैंने तुमसे ऐसी बात पूछकर तुम्हें बहुत नाजुक स्थिति में डाल दिया है। मुझे माफ कर दो भाई। एलेक्स ने ब्रैंडन के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे उसके पिता के व्यक्तित्व के बारे में आश्वस्त करने की कोशिश की। एग्नेस ने कहा, अब जब ये मामला सुलझ गया है तो मुझे लगता है कि एक और चर्चा होनी चाहिए जिस पर हमें बात करने की जरूरत है। और वह क्या है? क्या तुम अगले महीने ब्लड मून अटैक में भाग लेने के लिए तैयार हो? एग्नेस ने पूछा, जिससे एलेक्स ने भावशून्य भाव से उसकी ओर देखा। मैं शायद इतनी चतुराई से काम न करूं, लेकिन मैं इतना समझदार हूं कि जानता हूं कि हमारी पिछली लड़ाई के बाद केवल एक ही बार रक्तिम चंद्रमा हुआ है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे कबीले को इस तरह की गतिविधियों से दूर 2 महीने की छुट्टी दी गई थी। या मैं गलत हूं? खैर, बात यह है कि शहर पिछले ब्लड मून युद्ध में बुरी तरह से हार गया था, और यही कारण है कि वे हमारी छुट्टियों को 2 महीने से घटाकर 1 महीने कर रहे हैं। एलेक्स, क्या बकवास हुआ, बस कुछ ही दिनों में मैं दूर था। एलेक के विचार। आपके चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव से मुझे यकीन हो गया है कि किसी ने भी आपको पिछले ब्लड मून हमले के बारे में कुछ नहीं बताया है। मुझे बताइए कि क्या आपने आते समय शहर के द्वार देखे थे? हाँ, मैंने किया। मुझे और चौथे नंबर के आदमी को उत्तरी गेट से गुजरने दिया गया। एलेक्स ने उसके सवाल का तुरंत जवाब दिया। ठीक है, उत्तरी द्वार पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि नए द्वार के कारण वहां पर गोबलिनों की संख्या उतनी अधिक नहीं थी। लेकिन वहां के द्वारों की स्थिति कैसी थी? एग्नेस ने फिर पूछा। एलेक्स, ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर जल्द ही काम नहीं किया गया तो ये टूटने ही वाला था। लेकिन मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर गंभीर ब्लड मून लड़ाई के बाद गेट हमेशा ऐसी स्थिति में होता है। एलेक्स ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं इसे आपके लिए समझाता हूं। आप देख सकते हैं कि दक्षिण का द्वार उत्तर के द्वार से 10 गुना बदतर है, और विभिन्न शवों को अभी भी छानने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें दफनाने के लिए सही कबीले को दिया जाए। एग्नेस ने आखिरकार एलेक्स को बुरी खबर बताई, जिससे वह चीजों के इस मोड़ पर काफी हैरान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि शहर इतनी बुरी तरह कैसे हार गया। वो उसके दावों पर काफी संदेह कर रहा था, इसलिए उसने ब्रैंडन और आर्थर की ओर देखा, और उन्होंने भी उसकी बातों से सहमति में अपना सिर हिलाया। ये सब गंभीर लग रहा है। क्या हुआ? मेरे लिए सब कुछ विस्तार से बताओ, एलेक्स ने कहा। जब वो अंततः आंगन में एक कुर्सी पर बैठा तो उसने एग्नेस को ये बताते हुए सुना कि किस प्रकार शहर के नए कुलों और शहर के कुछ स्वार्थी पुराने कुलों ने ये निर्णय लिया कि वे स्वयं ही हमले का नेतृत्व करेंगे, और शहर के स्वामी ने अपने शहर के रक्षकों और अभिभावकों को शहर के फाटकों की रक्षा करने की अनुमति दे दी थी। पूरे 15 कबीले दक्षिणी द्वार पर गोबलिन के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वे उन्हें उसी तरह से नष्ट कर देंगे जैसे आपने किया था। लेकिन निचले स्तर पर गोबलिन बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन उच्च स्तर पर उनके पास बेहतर ज्ञान था, और हम उनकी गलतियों से सीखने में सक्षम हैं। और होग गोबलिन, जिसने पहले उनका नेतृत्व किया था, वो मूर्ख नहीं था, क्योंकि वो हमलों के खिलाफ जवाबी उपायों के साथ आया था, जैसे कि हमने पहले उनके खिलाफ इस्तेमाल किया था, और उसने अतिरिक्त संख्या और अधिक मजबूत मध्य स्तरीय रैंक वाले गोबलिन के साथ आना सुनिश्चित किया था। हत्या करना बहुत आसान था, क्योंकि जो हुआ उसे शुद्ध नरसंहार कहा जा सकता था, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सूचना दी गई हो कि अन्य शहरों के निवासी एस्टोनिया शहर में चले गए हैं।
इसलिए उन्होंने बिना समय गवाए उन द्वारों पर जाकर अपना सारा ध्यान उस दिशा पर केंद्रित कर दिया, जिससे हम पर हमला करने वाली शक्ति बन गई। 3 अलग अलग गोबलिन कुलों की शक्ति ने उन 2 द्वारों को तोड़ दिया और ऊर्जा का उपयोग करके उत्तर में एक और द्वार खोल दिया और उत्तर में स्थित द्वार को भी शक्तिशाली बना दिया, ताकि अधिक मध्य स्तरीय गोबलिन वहां से गुजर सके। इसलिए यह उस युद्ध जितना शांतिपूर्ण नहीं था जिसमें एलेक्स ने भाग लिया था, जहां केवल निम्न श्रेणी के जादूगर ही लड़ते थे। ये निम्न टियर 1 से लेकर उच्च टियर 6 तक सभी रैंकों के लिए बैटल रॉयल की वास्तविक परिभाषा थी। कबीले भाग्यशाली थे कि उनके पास कुछ जीवन रक्षक खजाने थे, और यही कारण था कि वे युद्ध में हार और हताहतों के साथ जीवित रहने में सक्षम थे, न कि विनाश के साथ। यद्यपि वे पराजित हो गए और उन्हें शहर के द्वार पर वापस भागना पड़ा जब रक्त चंद्रमा का अंतिम समय लगभग आ गया था, और शहर के रक्षक जिन्होंने रक्त चंद्रमा की शुरुआत के बाद से कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, द्वार पर थे और वे गोबलिनों के खिलाफ बचाव करने में सक्षम थे, क्योंकि उनके पास अभी भी उनकी सहन शक्ति बरकरार थी, और उन्होंने बिना किसी नुकसान के खूबसूरती से ये किया। गॉबलिन ने पागलों की तरह गेट पर हमला किया, लेकिन शहर के गार्डों ने उन्हें दूर से ही रोके रखा जब तक कि रक्त चंद्रमा समाप्त नहीं हो गया और उन्हें गेट बंद होने से पहले वापस भागना पड़ा। हॉबगॉब्लिन ने वादा किया कि अगली बार जब वो वापस आएगा तो दीवारों को तोड़ने की योजना के साथ आएगा। हॉबगॉब्लिन के अंतिम कथन ने उन लोगों के दिलों में एक छाया छोड़ दी थी जिन्होंने उस दिन शहर के द्वारों की रक्षा की थी, क्योंकि उन्हें वास्तव में लगा कि वो उस वादे को पूरा करने में सक्षम था, क्योंकि उसने नई मर्ज गोबलिन सेना का नेतृत्व किया था। उन्होंने उन जादूगरों को, जो स्वयं को बहुत ऊंचा समझते थे, ये दिखा दिया कि वास्तविक दुनिया फूलों की सेज नहीं है, और यदि वे लंबे समय तक युद्ध नहीं करते हैं या बिना किसी युद्ध अनुभव के केवल अपने कबीले में अपनी सुविधानुसार अभ्यास करते हैं, तो तब वे हरे सिंगों से अलग नहीं होंगे। और यही मुख्य कारण था कि अधिकांश जादूगरों के कबीले ने शहर के स्वामी से गॉर्डन कबीले की लड़ाई की छुट्टी को 2 महीने से बदलने का अनुरोध किया। 1 महीने तक तो शहर में प्रवेश करने वाले नए कबीले भी इस रुख से सहमत हो गए, और उन्होंने अनुरोध किया कि शहर के स्वामी गॉर्डन कबीले की छुट्टी कम कर दें, ताकि वे जल्दी वापस आ सके और चमत्कार कर सके, क्योंकि वे पिछली बार की तरह फिर से गोबलिन का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि शहर के स्वामी ने गॉर्डन कबीले के साथ अगले रक्त चंद्रमा में लड़ने के लिए पहले ही समझौता कर लिया था, लेकिन इसकी घोषणा न करने के कारण वे वास्तव में गॉर्डन कबीले और शहर के स्वामी के बीच इस गुप्त समझौते से अनजान थे। और शहर का स्वामी गॉर्डन कबीले के अवकाश को सार्वजनिक रूप से वापस लेने के लिए उनसे जबरन वसूली करने में प्रसन्न था, और उसने गॉर्डन कबीले के कुलपति के साथ मिलकर कुलों से वसूली गई चीजों के बूथ को बराबर बराबर बांट लिया। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है। वास्तव में मैं काफी समय से अपने गोलेम की शक्तियों का परीक्षण करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें नए अपग्रेड मिल गए हैं। मुझे लगता है कि ये ब्लड मून युद्ध बिल्कुल सही समय पर आया है, क्योंकि टाइटन और हाइव क्वीन इस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के डर के बिना अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उजागर कर सकते हैं, एलेक्स ने कहा। और यहां तक कि उसके भाई भी उत्साहित हो रहे थे, क्योंकि वे अगले रक्त चंद्रमा युद्ध में फिर से उसके साथ लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे याद करते हैं कि पिछली बार उन्होंने गॉब्लिन के खिलाफ उसके साथ युद्ध के मैदान को कैसे पलट दिया था। वे सभी बहुत सारे युद्ध गुण प्राप्त कर रहे हैं, और उन्होंने इसका उपयोग संसाधनों, कौशल के आदान प्रदान के लिए किया है, ताकि उनकी क्षमताओं में वृद्धि हो सके और वे गॉर्डन कबीले के जादूगरों का नेतृत्व करते हुए फिर से दिखावा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने पिछली बार की तुलना में अधिक सुधार किया है। मैं इंतजार नहीं कर सकता, बॉस, आर्थर ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, क्योंकि वह एलेक्स से ये कहना भूल गया था कि वो उसके साथ दूसरे कुलों में जाए, ताकि वह पूरे शहर की युवा पीढ़ी की गांठ साफ कर सके। 15 बातें जो सिर्फ अवज्ञाकारी लड़कियां ही समझती हैं, हर ब्यूटी। मुझे तो ये भी लग रहा है कि मैं टियर 2 दायरे के करीब पहुंच रहा हूं,
और ये लड़ाई शायद वही है जिसकी मुझे अगले दायरे में पहुंचने के लिए जरूरत है, एलेक्स ने कहा। ब्रैंडन, सामंत, एग्नेस, पुरुषों, आप इस तरह से हमारा मनोबल क्यों गिराना चाहते हैं? और मैं अपने नए कौशल को आपके सामने दिखाने में गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन आप मुझे ये बताने लगे कि आप टियर 2 दायरे के करीब महसूस करते हैं। नाइट ने अपने चेहरे पर भय के भाव के साथ शिकायत की, क्योंकि हर बार जब उसे लगता था कि वह खेती करते समय एलेक्स के करीब पहुंच गया है, तो एलेक्स उनके बीच फिर से बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता था, और ये इस तरह से थका देने वाला होता जा रहा था। चिंता मत करो भाई, भविष्य में तुम्हारे पास मुझसे आगे निकलने का मौका होगा। हार मत मानो, एलेक्स ने सलाह देते हुए नाइट के कंधों पर हाथ रखा और वे सब हंस पड़े, क्योंकि अगर वे सौभाग्य से एलेक्स को पकड़ भी लें, तो भी वे उसे कभी भी लड़ाई में नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उसके पास गोलेम के अतिरिक्त हाथ थे जो पहले से ही उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। शाही राजधानी में प्राचीन ब्लेज कबीले के अंदर। प्राचीन ब्लेज कबीला हमेशा की तरह व्यस्त था और वे अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन प्राचीन कबीले में कहीं एक लड़की को प्रशिक्षण कक्ष में दर्द से अपने दांत पीसते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि वो अपनी पीठ पर पड़ रहे भारी गुरुत्वाकर्षण को सहन कर रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था जब वह ध्यान की मुद्रा में बैठी थी और दबाव में रहते हुए भी साधना करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अरे ऑरोरा, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो हम जिस एक चीज को बाहर निकालेंगे वह है एक आवेगशील लड़की, ग्रे रंग के बाल वाले एक लड़के ने गुरुत्वाकर्षण कक्ष के दरवाजे से कहा। वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने देखा कि अंदर कौन प्रशिक्षण ले रहा था। कोई रास्ता नहीं था कि वो उस महिला के साथ उसी गुरुत्वाकर्षण कक्ष में प्रवेश करे। वो एक महिला टीरेक्स का उल्लेख करता है। सेबेस्टियन, बाहर निकलो। मैं इस समय तुम्हारे साथ इस प्रकार की बातचीत करने के मूड में नहीं हूं। ऑरोरा ने गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि उसके चारों ओर आग की एक तेज चमक उठी और उसकी पीठ के पीछे एक लंबी आग की पूंछ दिखाई दी और उसके सिर पर 2 आग के सिंग दिखाई दिए। और सेबेस्टियन उसके नए रूप को देखकर घबरा गया, क्योंकि वह जो घटना देख रहा था वो कुछ ऐसी थी जो प्राचीन ब्लेज कबीले में शायद ही कभी घटित होती थी, और केवल सुपर ब्लडलाइन वाले ही इसे जगा सकते थे। मुझे मत बताओ कि तुम इस समय अपनी ज्वलंत आत्मा को जागृत कर रहे हो, सेबेस्टियन चिल्लाया, क्योंकि वह अंततः कमरे में प्रवेश कर गया था और अंदर के दमनकारी गुरुत्वाकर्षण को भूल गया था, और वह अपनी बेवकूफी भरी गलती का एहसास होने से पहले ही अंदर कूद गया, और वह जानता था कि वह बर्बाद हो चुका है। उसने केवल ऑरोरा को अपने ज्वलंत आत्मा जानवर को जगाते हुए देखने के कारण अपना आपा खो दिया था, और इसीलिए वह अंदर आया, लेकिन यह दबाव निश्चित रूप से ऑरोरा की सीमा से ऊपर था। निश्चित रूप से ये खुद को दंडित करने का एक तरीका था जब भी उसे लगता था कि उसमें कोई कमी है। अरे, वो घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने हाथों से खुद को सहारा देने लगा, क्योंकि वह जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। अरे ऑरोरा, कमरे का गुरुत्वाकर्षण कम करो, वरना मैं मांस के पेस्ट में बदल जाऊंगा। सेबेस्टियन ने जल्दी से विनती की, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण रिमोट उसके पास था, लेकिन ऑरोरा किसी प्रकार के ज्ञान में थी और उसकी ओर ध्यान भी नहीं दे रही थी। क्या ये कर्म है? मैं अपने आलस्य के कारण अपने सभी प्रशिक्षणों से बच जाता हूं, और अब गुरुत्वाकर्षण कक्ष में मरकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षण लेने के लिए मजबूर हो रहा हूं, सेबेस्टियन ने अपने आप से कहा, जैसे ही उसने बैठने और ध्यान करने की पूरी कोशिश की, ताकि उस दबाव को कम किया जा सके जो वह महसूस कर रहा था, क्योंकि वह वास्तव में गुरुत्वाकर्षण कक्ष में अपने, यद्यपि हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था क्योंकि उसके युद्ध क्षेत्र में सबसे कम लोग हताहत हुए थे, लेकिन वह उन लोगों में से थी जो चीजों को दिल से लेती थी, और उसे यकीन था कि अगर हैड्रियल ने अपने से कमजोर लोगों में रुचि न लेने के लिए दया नहीं दिखाई होती, तो वह घर वापस नहीं लौटती। वो वास्तव में उस तरह का अनुभव कभी नहीं करना चाहती थी। एक मोहरे से ज्यादा कुछ न होने का एहसास ही उसके लिए काफी अपमानजनक था। अभी वह हैड्रियल की तरह मजबूत बनना चाहती है, और शायद वो बड़ी पूंजी वाली शतरंज की बिसात पर एक महत्वपूर्ण मोहरा बन जाए।
उसके बाद वह एक स्टार मोनार्क विशेषज्ञ बनने का सपना देख सकती थी और अपने कबीले के संयम को तोड़ सकती थी और शायद एक मुख्य खिलाड़ी भी बन सकती थी। और जब इस तरह की क्षमता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसे अब किनारे पर नहीं रहना पड़ेगा। वो बस यही सोच रही थी जब उसने अपनी ज्वलंत आत्मा जानवर को जगाया। मजबूत होने की उसकी तीव्र इच्छा ने उसके अंदर एक बड़ी शक्ति को जगा दिया।